अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, चंद रोज़ में मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट देने जा रही है। जैसे ही ये फाइनल लिस्ट सामने आती है तो एक बड़ी खबर, बल्कि खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में मतवक्के हैं, और वो है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कौन कौन नाराज़ हो गया है, किस किस ने टिकट ना देने पर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और कहां कहां से पार्टी के उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लाहौर समेत कई अहम हलकों से उम्मीदवार पार्टी टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने हैं। NA 121 से शेख रुहेल असगर और अयाज सादिक के दरमियान ये टसल चल रही है, किसको टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती है। कहा जा रहा है कि नई हल्का बंदियों की वजह से सरदार अयाज सादिक का 58% हल्का नए हल्के में चला गया है, और अब ये दोनों उम्मीदवार बज़िद हैं कि NA 121 से उन्हें टिकट दिया जाए। खबरें तो यहाँ तक आई कि पार्टी इजलास में शेख रुहेल असगर ने क़यादत पर वाज़े किया कि ये इनका आबाई हल्का है, अगर पार्टी ने उन्हें टिकट ना दिया यहाँ से तो वो और उनका बेटा खुर्रम रुहेल असगर फिर ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना यह है कि लीगी क़यादत इस बारे में क्या फ़ैसला करती है, और कहा जा रहा है कि एक को हल्का दिया जाएगा, दूसरे को सेनेट की चेयरमैनशिप देने पर भी हुकूमत ये नून लीग जो है वो गौर कर रही है। अगर कुछ और हलकों की बात करें तो NA 127 से मुमकिना तौर पर अता तारड़ को मैदान में उतारने पर अली परवेज़ मलिक भी पार्टी के फैसले से खुश नहीं हैं। NA 127 अली परवेज़ मलिक की आबाई नशस्त है, जहाँ से उनके मरहूम वालिद परवेज़ मलिक और वालदा शाइस्ता परवेज़ भी इलेक्शन जीत चुके हैं। इसी हल्के से पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके बाद ये हल्का ज़ाहिर खुसूसी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसी तरह NA 117 से पार्टी के देरीना साथी रियाज मलिक की बजाय इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट की सोच विचार हो रही है। NA 96 को लेकर तलाल चौधरी पार्टी टिकट से महरूम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी जो अपना वजन है वो PTI के मुनहरिफ रुकन नवाब शेरो शेर के पलवे में डाल रहे हैं कि जो उनके साथ वादा किया गया था उसको अब पूरा किया जाए। अब जराए बता रहे हैं कि लोधरा में जहांगीर तरीन को एडजस्ट करने पर लीगी रहनुमा अब्दुर रहमान कांजू नाराज हो गए हैं। उनका ये कहना है कि NA 155 में सदीक बलोच को टिकट ना देना ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। इस सूरत में वो और सिद्दीक कांजू लोधरा से फिर 2 सीटों पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग की जानिब से PTI के मुनहरिफ अरकान को भी टिकट देने का फैसला किया गया है। रहीम यार खान से सैयद मुबीन अहमद, बहावलपुर से सामुल हसन गिलानी को नून लीग का टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ से आमिर गोपांग, मुल्तान से कासिम नून और अहमद हुसैन डहर शामिल हैं। अब देखना है ये है कि नून लीग में ये जो टिकटों को लेकर इख्तलाफात हैं ये पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और इसको कितना हल करने में पार्टी क़यादत कितना कामयाब होती है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी तक मामलात हल हुए नहीं हैं? अपने हल्के के बारे में बताइएगा। NA 121 आपको टिकट मिल रहा है या याद सादिक साहब को? मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूँ इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अकाबरीन का फैसला है। मैं इस बारे में बिल्कुल नाइल्म हूँ, और मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं बड़ा साबित किस्म का आदमी हूँ। जी जी, मैं बर्दाश्त भी करता हूँ, सब्र भी करता हूँ, और मैं इंतजार करता हूँ कि फैसला क्या होगा। हाँ। लेकिन मुसीबत यह कि हमें आदत पड़ गई कि हम हर चीज को फौरी तौर पे उसका हल निकालना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आपको इंतजार करना पड़ता है। अभी भी फौरी तौर पे अभी इलेक्शन होने में वक्त कितना रह गया है? क्या इस बार आप लोगों से बेहतर, नून लीग से बेहतर इलेक्शंस की के माहौल को, इलेक्शन की साइंस को कौन जानता है? हर दफ़ा ऐसे ही होता है, इलेक्शन होने से महीना 1.5 महीने पहले एक माहौल होता है, जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, टिकट्स का मरहला हो चुका होता है। इस बार क्यों इतनी देर हो रही है? और क्या, चलें ये तो बताएं कि वाकई इख्तलाफात तो है ना पार्टी के अंदर? मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है जिसके इख्तलाफात है। जो इख्तलाफ कर रहा है, मुझे यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, मुझे किसी के साथ कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई कि उसको क्या इख्तलाफ है। और जहां तक आपकी बात है ना गहमा गहमी और इलेक्शन की, ये तो डिपेंड करता है उन लोगों पे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपनी इस कैंपेन को कैसे लेके चलते हैं। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वक्त बहुत कम है, और उसमें यह है कि अगर आप ये देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो हल्का बहुत बड़ा होता है। तो हल्के को कैटर करने के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार होता है।
तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर आप सारा साल और सारा टेन्योर 5 साल लोगों से अपने राब्ते में रहते हैं तो फिर आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, फिर लोग खुद आपके लिए काम करते हैं। अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है और वो फायर बैक करती है। शेख साहब, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि इजलास में तलखी हुई थी आपकी पार्टी क़यादत के साथ, और क्या आपकी पार्टी क़यादत के साथ इस मामले पर कोई तलखी हुई थी इजलास में? और क्या, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपने ये कहा था कि अगर उन्हें इस हल्के से टिकट नहीं मिला आपको तो आप आज़ाद हैसियत में आप और आपका बेटा इलेक्शन लड़ेंगे? असल में हमारे यहाँ एक और बड़ी मसला आ गया हुआ है। एक जमाने में ये होता था कि किसी के मुतल्लिक अगर खबर आती थी तो उसको उस शख्स से इस बात की तस्दीक की जाती थी। जनाब मैं तस्दीक कर रही हूँ, जनाब मैं तस्दीक कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सवाल पूछ रही हूँ, और सवाल से पहले मैंने क्या लगाया कि क्या तलखी हुई थी, क्या आपने ये कहा था? नहीं, सुन लेना आप पहले बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके बहुत सारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि मेरी बात को हम इशू बना दिया गया, हालांकि इस किस्म की बात हुई ही नहीं। मैंने ऐसी बात की नहीं, बल्कि एक ऐसी बात जो मेरे ख्याल में शायद चैनल्स को बहुत हाईलाइट करनी चाहिए थी, वो तो हाईलाइट ही नहीं की। क्या? जब मैंने मियां साहब से ये गुजारिश की थी कि मैंने 19 में इसलिए नहीं किया कि मेरी बेटी इलेक्शन लड़ रही है, 20 में मेरी बेटी ने कागज जमा कराए हुए, तो मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ कि अपनी बेटी के सामने मैं जाकर कागजात जमा करता। मैंने 121 में जमा करवाए हैं, और मियां साहब ने उसमें मुझे कहा था कि अगर ऐसी बात ही शेख साहब, आप मुझे कहते आप 130 में आ जाते। चाहे उन्होंने एक मेरा दिल रखने की कहा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, इट वाज ऑनर। मैं वहां पे बैठा रहा, मियां साहब से काफी गपशप हुई, उसके बाद मियां साहब नमाज के लिए गए, तो उसके बाद मैं वापस वहां से आया था और कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं। चले, अगर आपको टिकट यहाँ से नहीं मिलता, अच्छा चले ठीक है, नहीं हुआ, आपने कह दिया आपका मौक़िफ़ आ गया, इसलिए हमने क्या करके सवाल पूछा था। अगर आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलता या सादिक साहब को यहाँ से मिल जाता है तो क्या आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे फिर? नहीं, मैं इस बारे में ये भी बात कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि आपको मेरे ख्याल शायद मेरी तारीख का इल्म नहीं है। 85 में मैं जेल में था और आज खुद यहाँ के बसने वालों ने ये फैसला किया था कि शेख रुहेल असगर और उसका भाई इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। वो भी फैसला उन्होंने किया था। अब जब ये अगर खुदा ना खासा होता है तो मैं अपने हल्के के लोगों को बताऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे रास्ते रह जाते हैं ना, या तो मैं चुप खामोश होकर बैठ जाऊं या मैं सियासत को क्विट करूं। तो ये बात अगर मेरे हल्के के आपके लोग जो है वो फैसला करेंगे, मैं नहीं फैसला कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात होने में लगभग 1 महीना बाकी है। जितनी तेज़ी से 8 फरवरी यानी पोलिंग डे करीब आ रहा है, उतनी ही तेज़ी से इलेक्शन को लेकर एक गैर यकीनी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ सेनेट से इलेक्शन इल्तवा के लिए करारदाद मंजूर होती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस बारे में इजलास बुलाने का भी फैसला करता है। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के बल्ले की आनियाँ जानियाँ हों या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत, सब कुछ इस प्रोसेस को मशकूक बना रहा है। जब इलेक्शन से पहले ही नताइज पर सिलेक्शन का लेबल चिपका दिया जाए तो सवालात तो उठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार नहीं बल्कि कई बार इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस पर अपने कंसर्न्स बता चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों पर 76% कागजात नामजदगियाँ मंजूर होने के बाद अब पीटीआई का शिकवा बनता नहीं है, लिहाजा अदालत इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करे। अब सुप्रीम कोर्ट को दी गई सफाई में इलेक्शन कमीशन जो भी लिखे, ग्राउंड रियलिटी तो पूछती है कि क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन के आरोज की एक वक्त में एक ही जैसे हालात में खबरें फ्लैश करें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की सारी क़यादत के नाम मंजूर, तो क्या इससे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए? बाकी पार्टियां जलसे और कन्वेंशन करें और तहरीक इंसाफ के कैंप और बंदे उठा लिए जाएं, तो क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए?
बाकी पार्टियों को आरओज वेलकम करें और एक पार्टी के उम्मीदवारों से बाहर से ही कागजात छीन लिए जाएं, तो क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके एक जैसे होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं, बिला मुकाबला होते हैं, सबके सामने है, लेकिन सजा सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिले, क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए? नून लीग शेर और पीपल्स पार्टी तीर पर इलेक्शन लड़े मगर खिलाड़ियों के पास बल्ला ही ना हो, तो क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए? क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया अदालत में, क्या ये दुरुस्त है? बात करूंगी कंवर दिलशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, पीटीआई की सफ़े अव्वल की जो सारी क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी से लेकर अब मुराद सईद, शहरयार आफरीदी, केपी से आतिफ खान, इधर पंजाब से लाहौर से एजाज चौधरी, आप जितने भी बड़े नाम देख लें, सबके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप जो है वो माहौल आपने किस तरह का दिया? कागजात नामजदगी जब जमा करवाए जा रहे थे, बाहर से छीने जा रहे थे, मतलब कि साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब करके रख दिया, इतना उन्हें घुमा के उलझा के रख दिया, और अब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर इन्हें गलत इनका ये इल्ज़ाम है और उल्टा इन्हें जुर्माना करें। देखा, ये सारे मामलात तो आपके सामने ही हैं, और उसके बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब भी दाखिल करा दिया है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये जवाब दाखिल कराए हैं। लेकिन इसको सबसे बड़ी अहम बात है, कल इसके बारे में अहम फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इनकी जवाब दुरुस्त हैं या कह के मुनाफी हैं। लेकिन जहाँ तक कागजात नामजदगी का है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पीटीआई की शिकायतें 36 शिकायतें आई हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उसका हमने हल भी निकाल दिया, तो बाकायदा इंक्वायरी भी कर दी क्यों ऐसे हरासमेंट की गई। लेकिन सारे मामला के बावजूद भी कागजात नामजदगी जो रिटर्निंग ऑफिसर ने नामंजूर किए थे, मुस्तरद किए थे, उसमें बेशतर बड़ी भारी तादाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात मंजूर कर लिए हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो बाकायदा उसमें इंतखाब में हिस्सा ले रही है। लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, जराइम पेशा हैं या 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उन पर ज़ाहिर है कि क्योंकि कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सकते थे, तो अपने अदालतों में पेश हो रहे हैं या पेश हों। तो पोश जो शख्सियात है उनके बारे में भी ये होता है कि भैया अदालत में पेश हों, टर्निंग ऑफिसर बुला रहे हैं उनको, तो जाते नहीं है, वो पोश हैं, इसलिए उनके कागजात टेक्निकल बुनियाद पर उनके मुस्तरद किए जा रहे थे। लेकिन अब कल अहम फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 2 अहम फैसले आ रहे हैं, एक तो अहलियत नाअहलियत के बारे में जो बड़ा अहम फैसला 7 फरवरी बेंच का जो रिजर्व था वो कल आ जाएगा, पता चल जाएगा कि फिर मालूम हो जाएगा कि किन किन लोगों को क्या क्या रिलीफ मिल रहा है। आया वो आर्टिकल 62(1)(f) को जो है खत्म कर रहे हैं या उनको अभी बरकरार रखते हैं। इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मामला भी पेश हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में इनका जो इंतखाबी निशान है उसके बारे में अहम फैसला आ जाएगा। लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है, और 13 जनवरी को तो अलॉट करने हैं ना, तो 13 जनवरी से पहले आना तो बहुत जरूरी है। 9 जनवरी को आ जाएगा, 9 जनवरी को ही फैसला हो जाएगा ना। 13 जनवरी को तो ठीक है कि अपने लोगों ने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने सिंबल दे रहे हैं, लेकिन सारे मामला 10 जनवरी तक खुल के सामने आ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो सेनेट की जो करारदाद आई है उसको भी आपको सामने रखें, मद्देनजर रखें, वो उसको नजरअंदाज इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकता। वो बहुत अहम करारदाद आई है वहां से सेनेट से, ये ना कहें आदमी 14 थे, 15 थे, 12 थे, बस करारदाद होगी अक्सर ने फैसला। लेकिन जिस भी पॉलिटिशियन से आप बात कर लें, नून लीग से कर लें, पीपल्स पार्टी से कर लें, वो कहते हैं इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जब इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 फरवरी, वो लोग भी चाहते हैं किसी की जाती राय तो हो सकती है सेनेट में, लेकिन पार्टीज ये नहीं चाहती हैं। ये सारे इन्होंने आवाम की नजरों में कुछ कहते हैं, अंदरों में खाना कुछ बात करते हैं। मतलब क्या आप कह रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं ये? बात अंदर एक बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों नहीं कोरम की निशानदाही की। कोरम की निशानदाही करना तो उनका फर्ज बनता था ना, जो बैठे हुए थे वहां पर। जब करारदाद पास होगी, 2 दफा करारदाद पास हुई है, एक सुबह के टाइम 11-12 बजे, एक जुमे के बाद 2 दफा पास हुई, एक दफा पास नहीं हुई, और 2 दफा ही 14-15 बैठे हुए थे। और जब करारदाद पास हो गई तो फिर खड़े होकर तकरीरें शुरू कर दी कि जनाब हम तो इलेक्शन 8 फरवरी को चाहते हैं। तो ये सारा इन्होंने मामला किया। फिर फजलुर रहमान ने बड़ा दबंग ऐलान जारी किया कि जनाब हमारी करारदाद जो है वो हमने करारदाद पेश करवाई थी, हमारी करारदाद को मंजूर हो गया। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कह दिया कि आप बिल्कुल हम जो है उस करारदाद। तो ये माहौल डिले की तरफ
जाता हुआ देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन इस पर गौर कर सकता है? इलेक्शन कमीशन तो दो राय पे खड़ा हो गया। अब इलेक्शन कमीशन को सबसे पहली बात यह कि इसमें जो फैसला होता है इलेक्शन की तारीख देने का, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के हवाले से आना पड़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जमानत दी, सदर पाकिस्तान के भी दस्खत हैं, अटॉर्नी जनरल के भी दस्खत है 8 फरवरी को। तो अब क्या इलेक्शन एक्ट में ये तब्दीली नहीं हुई थी कि जो है वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी हालात को, किसी भी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया कि वो डेट आगे पीछे कर सकते हैं? ये इख्तियार तो शुरू से ही है। ये तो 1976 से इख्तियारात हैं, ये नए इख्तियारात नहीं है। ये जो सेक्शन, उसको 1976 में सेक्शन का नाम था अवामी नुमाइंदगी एक्ट, सेक्शन 11A। अब ये जो नया एक्ट बना उसमें इसका सेक्शन है आपका 58। तो 58 में इनको इख्तियारात दिए हैं कि आप हालात देखें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख में रद्द-ओ-बदल कर सकता है। जिस तरह हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल पर हमने 8 जनवरी को, हमने 18 फरवरी की, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने की। इसमें कोई नहीं, तो अब भी अगर सियासतदान ये कंसर्न शो कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, सियासतदानों को खतरा है, मौलाना साहब ने जो बात की, बाप पार्टी जो बात कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन फिर जाहिर है गौर कर सकता है इस पे? गौर करने के साथ हाँ, गौर तो कर सकता है। जब दो चीजें हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान भी आ गया, केपी के बाद अहम सियासतदानों ने भी कंसर्न का ज़ाहिर किया, पाकिस्तान ने भी कर दिया, और इसके साथ साथ वाक़े हो भी रहे हैं। आज भी पारा चिनार में वाक़या पेश है, हर रोज वहाँ दहशतगर्दी के वाक़े हुए। अब आपके 15-16 हजार बनने हैं पुलिस स्टेशन। अब अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसरों की जान जो है वो खतरे में नजर आए, वो कहते हम ड्यूटी पे नहीं जाते, हमारे मामला पहले हमारी अफवाज का बंदोबस्त करें। हमारा पैरा मिलिट्री फोर्स है, रेंजर्स। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है? हालात तो मुझे तो आपने सही फरमाया कि ये तो ये चाहते हैं 8 फरवरी दिखाव हो जाए, बस पूरी पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी पूरा खड़ी होकर इस इलेक्शन को करवा दें, इसको आगे ले जाने का फायदा दो। पाक फौज तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम हर तरह को से जो है ना वो मदद के लिए तैयार हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इलेक्शन प्रोसेस में पाक फौज। बस फिर ठीक है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे और सेनेट की जो चेयर जो आई है उसका ही जवाब दे देंगे कि जनाब हमने तो रोड मैप तैयार किया हुआ है और हम 8 फरवरी को इंतखाबात करवा रहे हैं, ये हमारा मैंडेट है। अच्छा, जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक और बात बताएं, उम्मीदवारों की दरखास्तों पर जो एतराजात हैं, अपीलों के फैसले 10 जनवरी तक करने हैं। अगर ट्रिब्यूनल का जो है वो वक्त पर फैसला नहीं करता तो फिर जो आरओ का रिजेक्शन का फैसला है, क्या वही तस्वुर होगा कंवर दिलशाद साहब? ये तो मैंने अपने कालम में लिखा है, अब कालम में लिखा है, बाकायदा हमने अखबारात में स्टेटमेंट देकर इनको अलर्ट भी किया है कि ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 63 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत तक जो शेड्यूल के मुताबिक अगर अपील ट्रिब्यूनल फैसला ना कर सके तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बहाल बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के इंतखाबी महाज पर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देती, इससे पहले ही जीडीए को मुश्किलात का सामना है। बेंग ना दहिंदा होने की वजह से बदीन के हल्के से जीडीए के रहनुमाओं मिर्ज़ा फैमिली यानी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और 2 बेटों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। सिंध इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को 8 जनवरी के लिए नोटिस करके जवाब मांग रखा है। सवाल ये है कि मिर्ज़ा फैमिली कितनी पुरुमीद है कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ पाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जो इल्ज़ामात लगाए कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्ज़ा को जारी किया लेकिन जवाब स्टेट बैंक देता है, वो सहूलतकारी कर रहा है, मिर्ज़ा फैमिली की
अब सवाल ये है कि जो सईद गनी के इल्ज़ामात है कितनी सदाकत है इनमें, और मियां मिर्ज़ा फैमिली और स्टेट बैंक का जो लिंक बनाया जा रहा है ये कितना दुरुस्त है। दूसरी तरफ इलेक्शन होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, जीडीए की इंतखाबी तैयारियां कितनी हैं, मुकम्मल हो गई हैं? क्या वो सिंध से पीपल्स पार्टी का जो 15 साल हुक्मरानी का दौर है उसको ब्रेक लगाने की पोजीशन में है भी या नहीं? मुस्लिम लीग नून और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक किया है। इस इंतखाबी अलायंस की सूरत में कितने पुरुमीद है नून लीग और जीडीए के पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं जीडीए की रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पता चला था आपका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप ठीक हों। इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, लेकिन एक जो नाउमीदी वाली बात यह है, ज़ाहिर है उन लोगों के लिए जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, आप लोगों के भी कागजात नामजदगी बैंक के नादहिंदा होने की वजह से मुस्तरद हुए। जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने लगाया। कितनी उम्मीद है आप लोगों को कि आप लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो लड़ने के लिए आप लोग अहल करार दे दिए जाएंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये कि ये टोटल झूठ की बुनियाद पे पूरा सिंध चल रहा है। हाँ। और जो कुछ आप सुन रहे होते हैं, इस वक्त देख रहे हैं कि एक हटता है दूसरा स्क्रीन पर आता है, वो उससे बड़ा झूठ बोल के जाता है। सिर्फ मुनाफकत से काम हो रहा है और सिंध में कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे डिफॉल्ट की बात है कि ये हर दफा इनको एक ही शिकायत मेरे खिलाफ मिलती है, वही लेके हर दफा आते हैं और 3 दफा मेरे फेवर में डिफरेंट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स मेरे फेवर में डिसीजन दे चुकी हैं। हमने जब जीडीए मिली थी इलेक्शन कमीशन से तो हमने ये कहा था कि देखें आर्टिकल 218, आप बाकी आर्टिकल्स की बात करते हैं, आप आर्टिकल 218 उतना ही इम्पोर्टेंट है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन करेंगे कि अगर आप सिंध की ब्यूरोक्रेसी को आरओ और डीआरओ लगाएंगे। तो जब उन्होंने वही काम किया इलेक्शन कमीशन ने कि डीआरओ और आरओ आपकी सिंध ब्यूरोक्रेसी से ले लिए, तो आप क्या तवक्को करते हैं? तो मैं तो तब से एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई एक झूठ पे आएगा और एक झूठ के बाद दूसरा झूठ ये सामने आएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी कॉपीज इलेक्शन कमीशन में आप दिखाएं, वो तो सबसे बड़ा सबूत है। दिखाया जी, बिल्कुल दिखाया। यही तो अजीब बात है, यही तो तमाशा है। आप और अगर कोई इदारा अपना काम करने लगता है तो इन्होंने इदारों के ही पैर खींचने शुरू करने, इदारों की तबाही करनी है। अब स्टेट बैंक, मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि जो स्टेट बैंक से आप वो कर रहे हैं? स्टेट बैंक एक ऑटोनमस, एक इंडिपेंडेंट इदारा है और अगर मुझे आरओ ये लिख के देता है कि ये आप मुझे स्टेट बैंक से स्टेटमेंट ला के दें कि आप डिफॉल्टर नहीं है, मैंने वो लेटर आरओ का दिया हुआ लेटर मैंने स्टेट बैंक भेज दिया और ये कि पूछते हुए कि प्लीज आप इसका जवाब दें कि वो आरओ मांग रहे हैं। हालांकि उससे पहले कोर्ट डिसीजंस मौजूद है, सारी चीजें मौजूद, सब कुछ आरओ को दिखाया, लेकिन ये आरओ जो कि टोटल बायस्ड है, इनके अंडर हाई कोर्ट का फैसला मानने को भी तैयार नहीं और स्टेट बैंक ने जो सबूत दिए वो भी मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, एक इंडस्ट्री जिसमें मैं माइनर शेयर होल्डर थी और उस माइनर शेयर होल्डिंग की वजह से, और खुद भी जो अगर आप वो सईद गनी ने जो भी वहां पे बोला है उसमें वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि जी कंपनी के लोन थे, तो अगर कंपनी के लोन थे तो मेरे तो इंडिविजुअल नहीं है। आर्टिकल 63(1)(n क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि लोन बोरोड इन हिज नेम। देखिए, जो मुल्क खा गए, जिन्होंने सिंध की तबाही बर्बादी की, उनके तो फॉर्म्स अप्रूव हो गए। क्या क्या उन्होंने खा लिया इस मुल्क से, उस पे कोई मौका नहीं। लेकिन एक शख्स जो कि एक सिख इंडस्ट्री, जो कि वो भी सियासत की नजर उस इंडस्ट्री को सिख किया गया और आज वो 8 साल से बंद पड़ी है। तो आप ये समझ रही हैं कि सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है, हमने इलेक्शन कमीशन के पास सामने भी रखी थी बात, और वो जानते भी हैं
कि जो सिंध ब्यूरोक्रेसी 15 साल से अगर एक पार्टी की हुकूमत है और 15 साल से वो प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स कर रहे हैं, आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब, जब इतना होल्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पिछले 15 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लें, MQM नून लीग आप लोग मिलकर इत्तेहाद कर लें, तो कितना टफ है फिर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना यहाँ पे? देखिए जी, बात ये नहीं है, बात है क्या आर्टिकल 218 की कोई अहमियत है जो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डालता है, और इलेक्शन कमीशन उसमें फेल हो रही है। आज जितनी कंट्रोवर्शियल इन्होंने सारा प्रोसेस कर दिया है, देखिए लाइन से आपने सिर्फ अपोजिशन के फॉर्म्स रिजेक्ट होते और हुकूमती उसके कोई नहीं होते, सिर्फ अपोजिशन के फॉर्म्स रिजेक्ट होते। तो इसी तरह जो ये किया, आज ये कर रहे हैं, यही सब कुछ तो PTI के साथ भी हो रहा है जी। GDA जितनी अपोजिशन की पार्टीज हैं यहाँ पे काफी के साथ ये हो रहा है। MQM भी शोर मचा रही है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ शोर मचा रही है। जमात इस्लामी के साथ क्या किया उन्होंने लोकल बॉडीज में, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुई थी, इसीलिए हम सब ने कहा था कि देखिए सिंध ब्यूरोक्रेसी के अंडर न कराइए, क्योंकि अगर आप पाबंद हैं कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो ये तो फिर इलेक्शन होने से पहले ही मतनाज़े हो गए हैं। कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? बिल्कुल मतनाज़े। इसीलिए हम ये कहते हैं कि देखिए इलेक्शन जितना होना, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्शन होना जरूरी है, उतना ये भी कहता है कि उसको फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अब कितनी उम्मीद है आपको? ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से 8 जनवरी को कल जवाब मांग रखा है। PTI के भी बहुत से लोग जिनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद हुए, बाद में ट्राइब्यूनल में जब गए तो उनके जो है ना वो मंजूर हो गए। तो आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि आप लोगों के कागजात? हमें बिल्कुल कोर्टों से उम्मीद है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वहाँ ट्राइब्यूनल में होंगे। और सीधी सी बात है कि जब वो लोन लिया ही नहीं है और 3 हाई कोर्ट के फैसले मेरे पास मौजूद हैं, वो सब RO को दिखाया है। स्टेट बैंक ने से क्लियर जो RO ने लिख के दिया लेटर, हमने स्टेट बैंक को दिया, स्टेट बैंक ने सीधा उसका जवाब दिया कि हाँ जी ये कंपनी लोन है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल लोन। तो फिर कौन से डिफॉल्ट? और खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी कंपनी लोन है और वो है, और वो कंपनी जिसमें मैं माइनर शेयर होल्डर हूँ। तो और मैंने पिछले 4 साल से जो है एक ही शिकायत आती है और मैंने हर दफा कोर्ट से फैसला लेके मैंने इलेक्शन की है और मैं जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, नून लीग के साथ जो आप लोग की सीट एडजस्टमेंट है, अलायंस है, ये कितनी सीटों पर हो रहा है? क्या ये सारा जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो गया है सीट एडजस्टमेंट का नून लीग के साथ? ये मामला तय पा गया? नहीं जी, कोई अभी तक सिर्फ बात हुई थी, लेकिन ये कि फर्दर इस पर डिस्कशन होनी है। एक मीटिंग हुई थी, वो बहरहाल वो तो GDA खुद एक अलायंस है और सारे जितने मेंबर्स हैं कि वो बैठ के वो एक हुई थी प्रिलिमिनरी मीटिंग, लेकिन अब ये है कि दोबारा होना है और उसमें आगे चल के शायद फैसले हों। बहुत बहुत शुक्रिया GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब मेरे साथ ही। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।